तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो हमने अभी तक पढ़ा उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीन पर जो पैटर्न बना है जिसमें हमारा अल्टरनेट ऑर्डर में ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनी थी, स्क्रीन के सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमम बना था, उनकी पोजीशन निकालना, उनकी फ्रिंज की विड्थ निकालना, ये हमने सब पढ़ा। जैसे हमने कहा कि पोजीशन ऑफ दी ब्राइट फ्रिंज ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जनरल फार्मूला वाई एन बराबर एन डी लैम्डा ऑन स्मॉल डी। तो ये जनरल फार्मूला था फॉर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। और इसके अलावा एक फार्मूला और में अलावा हम लोगों ने वाई डैश ने एन इक्वल टू एन प्लस ने हाफ डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर पोजीशन ऑफ एन प्लस वनथ डार्क नी फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से होता है। यहाँ पे एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 0 रख देंगे तो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन मिल जाएगी 1 2 3 4 ये वैल्यू जा रही थी। और यहाँ पर इन्हें डार्क फ्रिंज के लिए जो एन प्लस वन ऑर्डर का ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला एन ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये जनरल फार्मूला एन प्लस वन ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये ध्यान रखना। वैल्यू यहाँ पर भी हमारी लिखनी है एन इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से। अगर आप एन इक्वल टू यानी 0 ले लेंगे तो आपको फर्स्ट नी ऑर्डर डार्क मिलेगा, फर्स्ट नी ऑर्डर ऑफ डार्क मिलेगा, डार्क फ्रिंज। एन इक्वल टू 1 के लिए सेकेंड ऑर्डर का डार्क फ्रिंज मिल रहा था, है ना। एन इक्वल टू 2 के लिए थर्ड ऑर्डर मिल रहा था। ये आगे होता है जैसे डॉट 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 एन माइनस नी 1 रखोगे फार्मूले में तो हमें यहाँ पर एन नी ऑर्डर की डार्क फ्रिंज यहाँ मिलेगी। ये लीजिए दो फार्मूले ये हो गए थे, दैट विल डिटरमाइन द लीनियर पोजीशन। ये भी ध्यान रखना ये पोजीशन हमें कौन सा दे रहा है, लीनियर पोजीशन आ रहा है। इट विल आल्सो गिव द लीनियर पोजीशन, ये लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चरों में। दो लगातार यानी ब्राइट फ्रिंजेस अथवा दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो स्पेसिंग होता है, सेपरेशन होता है, दैट विल बी कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। जब हमने स्टडी किया तो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो इक्वल आई थी। बीटा आइदर डार्क हो, डार्क फ्रिंज का निकाला जाए फ्रिंज विड्थ, और बीटा ब्राइट का निकाला जाए, बोथ आर इक्वल कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और यही आपका निकला सेंट्रल मैक्सिमम का, तो इसलिए हमने जनरल सिंबल लिया था। हम ना डार्क लिखेंगे ना हम ब्राइट लिखेंगे। दिस द फ्रिंज विड्थ, दिस द फ्रिंज विड्थ in the interference pattern of all the fringes, for all the fringes beta equal to capital D lambda upon small d. So this is the fringe width in the interference pattern। जो भी हमें स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आ रहा है उसमें यानी फ्रिंजों की विड्थ यानी ये है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस फार्मूले को हम लोग डिस्कस डिटेल में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला तो यही, इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। डिस्कशन नंबर 1 पर कंसंट्रेट करिए अपने आप को। यहाँ पर एज एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है, एक्सप्रेशन बीटा इज इंडिपेंडेंट
ऑफ नी स्मॉल एन। इस पूरे फार्मूले में एन नहीं आ रहा, जनरल फार्मूले में एन का मतलब यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ नी फ्रिंज। फ्रिंज के ऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेरेंस पैटर्न में स्क्रीन पर जितनी भी हमें फ्रिंजेस नज़र आएंगी उनकी सबकी विड्थ नहीं इक्वल होगी, एंड हेंस विड्थ ऑफ नी ऑल फ्रिंजेस सारी की सारी फ्रिंजेस की विड्थ ऑन द स्क्रीन in the interference pattern would be same। मतलब ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो 8वें ऑर्डर की हो चाहे वो 5वें ऑर्डर की हो ब्राइट फ्रिंज। स्क्रीन पर जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे, हाँ हमने इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम स्पेक्ट्रम चेक करेंगे। जैसे डिस्पर्सन हमने किया, डिस्पर्सन में हमें 7 कलर नज़र आते हैं। जब प्रिज्म पर एक वाइट लाइट हम पास कराते हैं वो डिस्पर्ज हो जाती है, उसको भी हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं। जो भी इंटरफेरेंस के पैटर्न स्क्रीन पर है उनको भी हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आया था। यहाँ पे D1 फिर B1 फिर D2 ऐसे बोला था। D1 का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज, B1 फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, D2 सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, B2 सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। वो ऑर्डर नहीं बढ़ता जा रहा, लेकिन जो यहाँ पर जो विड्थ है सब इक्वल है ना। ऐसा हो सकता आगे नेक्स्ट चैप्टर डिफ्रेक्शन फिनोमेना में ना हो। तो एक को ये डिस्कशन अच्छी तरह समझो। कोई भी ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज हो, कोई भी ऑर्डर की डार्क फ्रिंज हो, इवन सेंट्रल मैक्सिमम हो, उन सबकी जो है विड्थ इक्वल है। ठीक है, याद रखना जी, ज़िंदगी भर के लिए याद रखना। IIT मेंस नीट को भी ध्यान में रख के चलना आप लोग, क्योंकि नीट का ये साल का पेपर जो था लगभग नियर अबाउट नहीं, मतलब आपकी 11th और 12th के नोट से ही 95% आ गया। पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत फ़ायदा उठा लेंगे। सेकंड डिस्कशन देखिए, इसने फ्रिज विड्थ का फॉर्मूला देखो आप। कैपिटल डी क्या था जरा बताओ हमें। कैपिटल डी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस ऑफ नी स्क्रीन फ्रॉम द डबल स्लिट। डबल स्लिट माने जो कोहेरेंट फोर्सेस का रोल प्ले करते हैं, वहाँ से स्क्रीन की डिस्टेंस होती है जो ऑर्डर ऑफ मीटर में था। तो इसी पे ज़रा ध्यान दो। बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। अगर ये कैपिटल डी फॉर्मूले में न्यूमरेटर में है, ये अगर ज़्यादा लोगे तो बीटा आपको पर्याप्त मिल जाएगा, अप्रिसिएबल मिल जाएगा, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उसकी जो थिकनेस है, विड्थ जो है वो अप्रिसिएबल हो जाएगी। और यही कहते हैं फॉर एप्रिसिएबल फ्रिंज विड्थ, मतलब मॉडरेट फ्रिंज विड्थ चाहिए। फॉर एप्रिसिएबल फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी शुड बी लार्ज। कैपिटल डी बड़ा भाई, कैपिटल डी लिखा, ये लार्ज होना चाहिए अगर आपको एप्रिसिएबल फ्रिंज विड्थ चाहिए इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तीसरा देखो नंबर, लैम्डा पे आ जाएगी। बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सीधा रिलेशन है। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट यानी यूज करके आप इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हो, जो फ्रिंजेस बन रही हैं, तो उनकी विड्थ यानी जो होगी अगर नैरोवर, अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो ये फ्रिंज विड्थ नैरो हो जाएगी। अगर ये शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ यानी फ्रिंज विड्थ यानी प्रोड्यूस बाय द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, अगर आपने लाइट लेके आ रहे हो अपनी शॉर्टर वेवलेंथ, उससे फ्रिंज विड्थ पैदा होगी, वो स्मॉलर होगी, यानी यू में से नैरोवर कर दो, वो फ्रिंज विड्थ नैरोवर बन जाएगी एज कंपेयर टू दोज विच आर प्रोड्यूस बाय द लॉन्गर वेवलेंथ। और लैम्डा यानी कम होगा
शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट से फ्रिंज विड्थ पैदा करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो स्क्रीन पर जो पैटर्न होगा उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो नैरो हो जाएगी। और अगर लैम्डा बढ़ा देंगे तो बीटा बढ़ जाएगा। बीटा और लैम्डा में तो वो सीधा रिलेशन है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें ये फार्मूला क्लियर रखना होगा। फार्मूले का स्ट्रक्चर देखिए, कैपिटल डी ऊपर है, लैम्डा ऊपर है, स्मॉल डी नीचे है। चौथा डिस्कशन देखिए, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल डी? ये स्मॉल डी क्या होता है? स्मॉल डी इज सेपरेशन है बिटवीन द डबल स्लिट्स। सेपरेशन बिटवीन द डबल स्लिट, स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द डबल स्लिट, या आप कह सकते हैं द सेपरेशन बिटवीन द टू कोहेरेंट forces. We already you know that in the Young's double slit experiment, these double slits act as the coherent forces. वो उल्टा रिलेशन है। अगर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो S1 और S2 का हमने कॉन्सेप्ट लिया था, जिससे दो लाइट वेव मीडियम में सुपर इम्पोज हो रही थी, उससे इंटरफेरेंस का फिनोमेना मिला हमें, तो ये S1 S2 उल्टा रिलेशन है। Smaller the separation between the double slit, fringe width will be larger. For the appreciable fringe width in the interference pattern on the screen, separation between the double slit should be small. The two slits lie very close to each other. ये हमने सस्टेन इंटरफेरेंस में भी बताया था, और आप इन्हें ये प्रॉपर्टी सस्टेन इंटरफेरेंस में भी बोल सकते थे। तो ये अगर इन्हें दो लाइट सोर्स के बीच सेपरेशन कम होगा तो पर्दे पर स्क्रीन पर फ्रिंज विड्थ जो है वो एप्रिशिएबल साइज की बनेगी, फ्रिंज विड्थ पर्याप्त तो रहेगी। ठीक है, तो कैपिटल डी शुड बी लार्ज फॉर द एप्रिशिएबल फ्रिंज विड्थ, स्मॉल डी शुड बी स्मॉल फॉर द एप्रिशिएबल फ्रिंज विड्थ, लैम्डा शुड बी लार्ज फॉर द एप्रिशिएबल फ्रिंज विड्थ। और तीन को यही डिस्कशन हो गया डी, लैम्डा और स्मॉल डी पर। इसमें स्मॉल एन नहीं आ रहा, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज नहीं आ रहा, तो सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहेगी। अच्छा, तो हमने जो डेरिवेशन किए थे वो लीनियर विड्थ निकाली हमने। लीनियर विड्थ, ये कौन सी विड्थ है? लीनियर विड्थ। अब हम चाहते हैं एंगुलर विड्थ निकालना, तो आखिर इन्हें ये पर्दे पर जो पट्टियाँ बनती हैं उनकी एंगुलर विड्थ निकालने का क्या फंडा है? ये अप्रॉक्सीमेट देखो समझने उस ये फ्रिंज विड्थ बनी, हमने इतनी मोटाई की फ्रिंज विड्थ ले ली, और इनको सेंटर में जो डबल स्लिट S1 S2 सेंटर से स्टडी कर लो, ऐसा ही इन्हें इमेजिन कर लो, ऐसा ही इन्हें ट्रायंगल बन जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये जो विड्थ बनी, ये फ्रिंज बनी है, हमने कोई भी ऑर्डर की फ्रिंज बना दी हमने, जनरल ऑर्डर हमें लेना देना था नहीं। ये फ्रिंज की विड्थ बीटा हो गई, ये इफेक्टिवली स्क्रीन है, और ये इस अप्रॉक्सनी इसकी वैल्यू कैपिटल डी के बराबर हो गई। ये एनालिसिस फिगर हमने ले लिया। कोई भी ऑर्डर की किसी भी प्रकार की नेचर की फ्रिंज विड्थ है जिसका लीनियर विड्थ बीटा है, यानी ये लीनियर, अभी चर्चा जो हो रही है वो लीनियर विड्थ हो रही है, ये लीनियर हिडन था, लीनियर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। और अब हम आज पहली बार यानी आपको ये बता रहे हैं, डिस्कशन नंबर 5 डालिए, और ये इंपॉर्टेंट भी डाल देना, एंगुलर विड्थ निकालना सीखें आप। एंगुलर विड्थ नहीं ऑफ दी फ्रिंजेस। हम यहाँ पे ना डार्क बोल रहे हैं, ना हम ब्राइट बोल रहे हैं, ना हम ऑर्डर बोल रहे हैं। तो एंगल थीटा यानी आपको मालूम है कि बहुत वेरी वेरी स्मॉल होते हैं लाइट के केस में, और थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो एंगुलर विड्थ निकालना है तो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा और डी। तो इसमें बीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होती है? कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी एंड अपॉन डी। जब हम एंगुलर विड्थ की चर्चा करेंगे तो ये आप देखना कि थीटा जो है एंगुलर विड्थ ऑफ द ऑल द फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये फार्मूला नोट कर लो, जितनी भी आपकी फ्रिंज विड्थ है
एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, किसी भी ऑर्डर की हो, किसी भी नेचर की हो, ये फार्मूला आएगा। थीटा पर उसमें लैम्डा, लैम्डा ज़्यादा कर दो, ये वाली एंगुलर विड्थ थोड़ी बढ़ जाएगी, स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगा, फैलाव ज़्यादा हो जाएगा, स्पान ज़्यादा हो जाएगा, लैम्डा ज़्यादा रखना होगा। और डी एंगुलर यानी सेपरेशन ज़्यादा रहेगा दोनों नंबर ऑफ फ्रिंजेस के बीच में, हमारा सस्टेन इंटरफ्रेंस रहेगा। तो वही सबसे बड़ी बात है, नहीं एंगुलर जब विड्थ निकाला वो नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, कैपिटल डी यहाँ कैंसिल हो गया। तो आपने ये लॉजिक याद रखो, ये एंगुलर विड्थ नहीं ऑफ ऑल द एनी फ्रिंजेस इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। फॉर्मूले में कैपिटल डी नहीं आ रहा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नहीं कैपिटल डी। तो हम यहाँ तक आए, कहाँ से, यहाँ इस फिगर से आए हैं, ये फार्मूला भी बंद कर दो। तो ये फंडामेंटल फार्मूला हो गया, ये आपका फाइनल आउटपुट हो गया। तो एंगुलर विड्थ के बारे में बहुत ध्यान से रखना है, इससे भी पढ़ना एक नंबर के इंटरफ्रेंस पैटर्न में हम सारे फार्मूले लीनियर विड्थ निकाल रहे, ये एक फार्मूला है जो एंगुलर विड्थ से रिलेटेड हो गया। अच्छा, एक प्रश्न अक्सर ने रिपीट किया गया है कई बार, वो ये इफ नी होल द एपरेटस, सारा एपरेटस ने इज नाउ इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। अगर पूरा एपरेटस जो था, जिस अभी पूरा एक्सपेरिमेंट हमने एयर में किया, इन एयर, YD यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इज इन एयर, वो एयर में है। तो हमने पूरी कहानी आपको समझा दी, इस फ्रिंज विड्थ बीटा ने अनलाइक कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूज्ड इन एयर। अगर नहीं द होल इन एपरेटस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज नाउ, the whole apparatus is now emerged in the liquid. YD's Young's double slit experiment arrangement is now emerged in a liquid. लिक्विड में इमर्ज कर दिया, मतलब हमने वाटर मान लिया, सही वाटर। तो बाकी सारी चीज़ें हमने सेम रखी, पूरा एपरेटस सीधा सीधा हमने मीडियम चेंज कर दिया। मीडियम चेंज होने से क्या बदलेगा, और सब चीज़ें सेटअप में सेम रखा हमने। बीटा जो है बदल गया, बीटा नाउ इन वाटर मान लो, W कर दिया या डैश लगा दो, जो भी लगाना हो। कैपिटल डी सेम रहेगा, स्मॉल डी सेम रहेगा, लैम्डा चेंज हो गया, लैम्डा डैश मान लो या लैम्डा वाटर मान लो, जो भी सिंबल लेना हो। तो आप देखो ये फार्मूला आ जाएगा जब हमने द होल एपरेटस इज नाउ इमर्ज इन ए लिक्विड। और हमें और फिर स्नेल्स लॉ पे आना है। शुरुआत में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, लैम्डा व म्यू। तो स्नेल्स लॉ से ही हमने ये रिलेशन तैयार किया, पहले एयर में थे फिर वाटर में आ गए, लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर। एयर में हमने लैम्डा का सिंबल लैम्डा ही रखा है, लैम्डा वाटर। तो जैसे ही हमारा लैम्डा वाटर आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा आइडिया लो, ये 3 नंबर में आएगा, इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा। पहले एयर में फार्मूला ले देना, फिर वाटर के लिए ये स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ कहता है कि लैम्डा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो, इट मीन्स नहीं वेवलेंथ नहीं इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर, लैम्डा अपॉन लैम्डा डब्लू। और लैम्डा डब्लू की वैल्यू ये हो गया लैम्डा अपॉन म्यू। ये so this is free from the all any formulae, free from the concept of the Snell's law। सारे फार्मूले स्नेल्स लॉ से जो ये आ रहे हैं कि अगर कोई लाइट यानी जो पहले एयर में इस्तेमाल हो रही थी, जैसे ही वो लाइट वाटर में जाएगी तो अब यानी क्या हुआ, वाटर में जाने पर लैम्डा रिड्यूस हो गया, क्योंकि म्यू का डिवीजन हो रहा है। तो बीटा इन वाटर बराबर डी लैम्डा अपॉन म्यू इंटू स्मॉल डी, यानी बीटा यानी वाटर। आप देख सकते हो रिजल्ट ये आ गया, width of the all the fringes in the interference pattern in water is equal to beta upon any mu। beta these are the widths in air divided by mu। और mu जो है सारे लिक्विड का एक से ज़्यादा होगा, और अगर एक से ज़्यादा वैल्यू का डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब नहीं आपको जो फ्रिंज की जो विड्थ है वो पहले से कम हो गई, यानी बीटा जो वाटर में निकला होगा वो लेस देन यानी बीटा रहा होगा। तो अब आप इससे घुमा प्रश्न आते हैं, एयर पूरा एक्सपेरिमेंट यानी एयर के बजाय हम वाटर में रखते हैं, देन वाट विल हैपन। 1 नंबर में भी आता है, ये 3 नंबर लाइक भी आ गया। पहले एयर में लिखना, वैन यानी होल यानी अरेंजमेंट इज
placed in air, then the fringe width beta around d lambda upon small d. When the whole arrangement is now immersed in liquid via water, then beta w around d lambda upon lambda w. Lambda w is obtained from the Snell's law, lambda in air upon mu of water डिवाइड करोगे अम्पेयर और ये आप दोनों इक्वेशन हो, ये रिलेशन आ गया। तो बताइए वेन एवर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज्ड इन द वाटर, देन व्हाट विल हैपन, आइदर एनी फ्रिज विड्थ एनी ऑल्टरनेट्स डिक्रीजेस फ्रिज विड्थ और फ्रिज विड्थ एनी इंक्रीजेस। पैटर्न हमारा ऑल्टरनेट हो जाएगा या पैटर्न यानी एक्सपेंड कर जाएगा। पैटर्न तभी एक्सपेंड होगा जब हमारे फ्रिज की जो विड्थ है बढ़ जाएगी, वो यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ फ्रिज की विड्थ जो कम होती जा रही है पूरा पैटर्न ऑल्टरनेट से उड़ जाएगा, फ्रिज की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। और ये और इम्पर डाल दो, 5वां नंबर 6वां नंबर। और एक लास्ट प्रश्न यहाँ बनता है और वो ये अगर इंटरफेरेंस की बात करते हैं वहाँ पर रिजल्टेंट इन इंटेंसिटी आपने निकाली I बराबर यानी I1, दिस द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लाइट फोर्स, दिस द इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड लाइट फोर्स एंड प्लस यानी ट्वाइस टाइम यानी अंडर रूट यानी I1 इंटू I2 cos फाई। हम देख रहे हैं ये इंटेंसिटी जो थी ये डिपेंड अपॉन द फाई at a point when the two light waves superimpose and reaches at a point on the screen, or at that point on the screen this phi, at a point on the screen phi जो है यहाँ पे आपको ये बताया गया does not change with time। ध्यान रखना, ये आपको शायद याद हो, हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, जाने अनजाने आपके ब्रेन में ये बात चली जाए। इंटरफेरेंस पैटर्न में ये बात ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको इंटरफेरेंस पैटर्न सीन ही नहीं होगा, दिखाई ही नहीं देगा अगर ये वाली बात नहीं होगी तो। और हमने अभी ये फाई जो है ये कांस्टेंट है, फाई जो है फेस और डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए एट ए पॉइंट व्हेन द टू लाइट वेव सुपरिम्पोज, या फेज का जो डिफरेंस कांस्टेंट मतलब नहीं फेज का डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। यानी हमने ये लिख दिया इन सिंपल लैंग्वेज फेज डिफरेंस ऑफ द टू लाइट वेव्स डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब हम ये पूरी कहानी पढ़ते हैं। और ये होता है ओवरहेड फोर्स में, फोर्स शुड बी ओवरहेड, दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न सीन ऑन द स्क्रीन। The two light source must be overhead light source. It means they produce the light in a wave and whose phase difference is not changing with respect to time. अगर हमने यहाँ पे जनरल सरल करने के लिए हमने मेरे पास दो आइडेंटिकल लाइट सोर्स है। अब बताइए जब सोर्स नहीं आइडेंटिकल लाइट सोर्स हो जाते हैं तो इस दोनों का इंटेंसिटी इक्वल होगा, सेम होगा, I1 इंटू I2। मतलब यानी पहली लाइट सोर्स इंटेंसिटी और दूसरी लाइट सोर्स इंटेंसिटी सेम अगर ले ली जाए, हमने आपको यूनिक सिंबल नोट्स में लिखा है I नॉट। और फॉर द आइडेंटिकल लाइट सोर्स मतलब नहीं आइदर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ आइदर एनी लाइट सोर्स आर इक्वल। तो ये रिजल्ट हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाया और हमने आपको याद हो इतना निकल आया 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2। तो अगर सवाल को सिंप्लीफाई करना हो यही पूछना दिया और हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर देंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए। आई सबसे में रिजल्टेंट। और फिर एक बार आपको याद रखना ये सब कैलकुलेशन में ये जो cos स्क्वायर 5/2 है, ये फाई जो है डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर नहीं ऐसा होता है देन वी सी हम देख पाएंगे इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग देख पाएंगे। वी सी द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम देख पाएंगे। तो जिस पॉइंट पर डार्क बन रहा होगा उस पॉइंट पर डार्क ही बना रहेगा हर समय। तो ये जब फेज डिफरेंस नहीं फाई जो था, फाई माने फेज डिफरेंस नहीं है ये। और अगर नहीं फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट सोर्स डज नॉट चेंज विद टाइम,
तो द पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ब्राइट जहाँ पे है वो वही बनेगा, हमें अब चेंज नहीं होगी उनकी पोजीशन। जो हम पोजीशन निकालने फार्मूले आपको नहीं अंठस होने चाहिए। ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन इससे निकालेंगे और डार्क फ्रिंज की पोजीशन हम इन फार्मूले से निकालेंगे। और पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए बार बार कहते हैं कि ओवरएंड फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरएंड नहीं हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इन ओवरएंड हुआ और वी कैन नॉट सी द इंटरफेरेंस ऑन द स्क्रीन, हमें यूनिफॉर्म लिबरेशन नजर आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जनी पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज होने लगी। खैर प्रश्न ये हमें ये कहानी इसलिए आनी पड़ रही है क्योंकि हमसे ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, नीट की परीक्षाओं में, कि आपने इंटरफेरेंस पैटर्न जब बना है स्क्रीन पर तो हमें वहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखा दीजिए। और ये सारी मेहनत जो हम आपको सिखा रही है पॉइंट नंबर 7 इम्पोर्टेंट डाल दो, इम्पोर्टेंट। और जितना हम समझाते जा रहे हैं शॉर्ट नोट लिखते जाना, क्योंकि हर चीज़ समझाई जा सकती है, हर चीज़ फेयर पर लिखाई नहीं जा सकती। तो ये 7वां डिस्कशन चल रहा है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये तुम्हारा ये पहला होमवर्क आज के लिए हो जाएगा। और अच्छा से बना के हमें फिर एक बार दिखाना, एक फुल साइज पेपर में बना लिया तो फिर एक बार दोबारा बनाना और इसको क्लियर करना। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको याद हो, हमारे पास फार्मूला ये था, आई रिजल्टेंट बराबर 4 इन आई नॉट ऑस इन स्क्वायर 5/2 फॉर द 2 इन आइडेंटिकल ओवरएंड फोर्सेस। अगर नहीं ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो फेज हमारा 0 कर दो, तो आई रिजल्टेंट बन जाएगा 4i नॉट। और जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम 4i नॉट रहेगी पीक। और अगर यानी हम फाई की वैल्यू पाई ले लें और वहाँ पे इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज बनेगी, वहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो आपको याद हो पाई, 3π, 5π, 7π, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 रहेगी और 0, 2π, 4π, 6π यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। और अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे, इधर हम लोग वाई एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिखा देंगे। ये लोग ये पर्दा यानी ये हमारे फ्रेम में हम बना रहे हैं, ये जो पर्दा स्क्रीन था उसका सेंटर यानी ये है और हमारे इस ग्राफ का यानी ऑरिजिन हो गया। देखना बहुत ध्यान से, हर तरह से देखना। 0, चलो मान लो ये पी वैल्यू है, हमने थोड़ा इधर यानी गिराना है ये। हाँ बच्चे वाला देखना बहुत ध्यान से, ये लो। और इधर हमने इतना स्प्रेडिंग कर दी, स्प्रेडिंग आपको याद हो ये स्प्रेडिंग होगी, ये एक्चुअली ये जो स्प्रेडिंग है स्प्रेडिंग D1 होगी, D1। दो तरह से बना सकते हैं, पहले देखो यानी इतना हमने इधर ले लिया, अब इतना हम इधर ले लेंगे। ये मान लो ये D1 हो गया इधर ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द यानी स्क्रीन, ये सेंटर स्क्रीन मान लिया। तो यहाँ इंटेंसिटी हाथ से बनाना और यानी इंटेंसिटी धीरे धीरे गिर रही है और ये इंटेंसिटी यहाँ गिर गई, ठीक है। उसी तरह यानी देखो यहाँ पर इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी यहाँ गिरेगी और जहाँ गिर गई वो होगी डार्क फ्रिंज। ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन होगी D1 O D1। तो कुल मिला यानी ये सेंट्रल जो है आपका ब्राइट मिला, सेंट्रल में उसकी पूरी ये विड्थ ये होगी, ये वाली विड्थ। अब हमने इतना जो है ये जो हमने लिया है ध्यान सुनना, हमने अपने निशान बना लिए, ये और सेंट्रल ब्राइट का हमने इंटेंसिटी R बना दिया। यहाँ पे मैक्सिमम हो गया 4i नॉट। क्या जैसे समझ लो, एक आपके नोट से बनाया, दूसरा हम बना दे रहे दूसरे तरीके से। हम चलो यानी यहाँ पर फाई ले रहे, फाई की वैल्यू दिखा दे रहे, यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू दिखा रहे हैं ये आई वाई एक्सिस पर। तो अब इसे आप क्या कर लो, ये मेजर करो, ये लीनियर सेपरेशन मान लो, इतना लेके फिर हमने यहाँ पे निशान लगाया, ये लीजिए, ये मान बना लो। फिर देखो सारे बच्चे ये पूरी यहाँ से लेके ये जो है पूरा ये इतना जनी लेके मान यहाँ बना लीजिए, ये लीजिए ये। तो अब इसको उठाएंगे और ये जो आप वैल्यू है इसको देखना ध्यान से, इसका मिडिल
जैसे जीरो हुआ, अब मिडिल तो ये मिडिल, इस मिडिल को ऊपर ले जाएगी। देखना बनाने का तरीका सीखो आप लोग। ये देखिए, और बिल्कुल जैसे ये बनाया वैसे ये बनाया। जहाँ पे गिरा हुआ ये क्या हो गया, जीरो, ये हो गया पाई, यानी पाई मन हो गया दिस इज द पोजिशन ऑफ यानी फर्स्ट डार, फेज डिफरेंस 5 ले रहे हैं। ये हो गया 2 पाई, सेंटर से ये 2 पाई ले लिया हमने, 5 0 2 पाई। तो ये जो पी बना हुआ है, ये पी जो है ये फर्स्ट ब्राइट का हो गया, फर्स्ट ब्राइट का पी दिखाई दे रहा है, पी। ये सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट का पी दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 4 आई नॉर या ले लो, 4 आई नॉर। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अर्म हमने बना दिए। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। ये हो गया, ऐसे इधर आ जाएगी, इसका सेंटर ये देख लीजिए, पेंसिल से बनाना पहले। ये लीजिए, ये पी आ जाएगा, इसको यहाँ मिला दीजिए। ये लीजिए, इसको फिर हटा दीजिए यहाँ से। बना रहने दो, कोई बात नहीं, अगर बनाना चाहते हो हटाना चाहो हटा दीजिए। ये लीजिए 0 पाई 2 पाई, और 2 पाई है, इसका पी मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट नहीं, ये भी फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ब्राइट। तो ये वाली वैल्यू और क्या होगी, फेज 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, इस तरह ऐसे ही आगे 4 पाई आएगा। और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अर्म आप आगे बना सकते हो। ये सारी लीनियर बिट सेम रखना, ये वाली बिट सेम है। हम अब फेज टर्म में दिखा रहे हैं, आप फेज टर्म में दिखा सकते हो। आप मैंने उनके नाम ले सकते हो, B1 D1 B2 D2 ऐसे ही। और ये टर्म है, बना लीजिए, पेंसिल ऐसे कर दीजिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमम इन द इंटेंसिटी अर्म, सेंटर से ये पी वैल्यू। फिर धीरे धीरे आप सेंटर से इधर जाओ, इंटेंसिटी कम होने लगी, और यहाँ बिल्कुल इंटेंसिटी 0 हो गई। फिर इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हुई, फिर यहाँ मैक्सिमम हो गई 2 पाई फेज पर, फिर घटना शुरू हो गई। हम ग्राफ के जरिए से आ रहे हैं। और ये पी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, दिस इज द पी ऑफ द फर्स्ट ब्राइट, दिस इज द पी ऑफ द फर्स्ट ब्राइट, दिस इज द, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको नए कलर पेन से दिखा दो। ये हमारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मिनिमा। ये फर्स्ट डार्क हो गया, ये थोड़ी रोशनी 0, ये थोड़ी रोशनी बढ़ी, ये वाला जो खाली स्थान ग्राफ में, ये आपका हो गया फर्स्ट डार्क फ्रिज। ऐसे ही फिर इसको उठा लीजिए, ऐसे चलते रहना, ये है ना, इस तरह से बढ़ा देना। तो ये 3 नंबर में घुसा गया है, ये 2 नंबर में घुसा गया। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अर्म बता दीजिए इंटरफेरेंस पैटर्न में, यानी यू ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अर्म। तो ये हमने फेज ले लिया इधर वाई एक्सिस पे, 0 2 पाई 2 पाई, फिर ये हो गया 3 पाई, फिर इधर हो गया 4 पाई, फिर ये नहीं, ये 5 पाई, ऐसे बना लीजिए फेज के टर्म में। इधर वाई एक्सिस में ये जो है ये इंटेंसिटी है, ध्यान देना, इधर वाई एक्सिस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, इधर फेज ले रहे हैं। तो जैसा पूछा जाए पेपर में, अगर यानी सीधे सीधे बनाना होता तो एक तरीका और था जिसमें हमने आपके नोट से बनाया हुआ है। ये सेंट्रल ब्राइट O है, ये आपका D1 हो गया, ये आपका इधर यानी ये है, ये आपका हो गया B1, ये D2, ऐसे बोल देते, ये D1, ये सेंटर B1 D2, ऐसे ये नाम भी लिखे जा सकते हैं जो स्क्रीन पर डाले गए हैं, है ना। और अगर नहीं लीनियर पोजीशन इस टर्म में पूछा जाता तो ऐसे आते लीनियर पोजीशन, ये यहाँ से यहाँ, ये Y1 हो गया, कैपिटल D लैम्डा और स्मॉल d, ब्राइट फ्रिंज स्प्रेडिंग, ये Y1। आप देखो नोट्स में Y1 कितना है, और उस तरह से ये वैल्यू रख देना, ठीक है। ये D लैम्डा और 2D, D लैम्डा और 2D, और ये हो जाएगा टोटल 2 D लैम्डा और 2D होगा, ये D लैम्डा और 2D हो जाएगा।
फिर थ्री डी लैम्डा और टू डी हो जाएगा। ये पूरा स्प्रेडिंग हो जाएगा डी लैम्डा और डी, कैपिटल डी लैम्डा और डी। तो ये होगा तब जब लीनियर सेपरेशन यहाँ पूछा जाए, लीनियर सेपरेशन वर्सेस यानी आई। तो इधर एक्स नहीं, एक्स पे जो भी फॉर्मेट पूछा जाए वाई के फॉर्म में, फिर डिफरेंट फाई के फॉर्म में, कुछ नहीं वो अपनी B1 D1 B2 D2 ये बना देना। ये 3D लैम्डा और 2D आ जाएगा है। मेन आपको ये वाली फार्मूले आपको याद होने चाहिए ना, ये वाले फार्मूले जैसे वाई एन डैश एन प्लस नहीं हाफ डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये वाला फार्मूला। जैसे हमें फर्स्ट नहीं डार्क आ देना है और एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये डी लैम्डा अपॉन 2D हो जाएगा। सेकेंड डार्क के लिए एन की वैल्यू 1 और 3 अपॉन 2 आ जाएगा। फर्स्ट डार्क ये फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क 5D लैम्डा अपॉन 2D। तो इनको सीखो आप, ये ये हमने कराया नहीं, ये सब चीज़ें छोड़ दो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ना सीखो आप। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अर्ब हो गए। तो ये 2-3 तरह से बन गए। एक इन टर्म ऑफ लीनियर यानी एक्स यानी एक्सिस जो स्क्रीन है वो लीनियर यानी पोजीशन के फॉर्म में, फेस के फॉर्म में, और नॉर्मल क्लेचर केवल डालना B1 D1 के फॉर्म में, B1 D1 B2 D2 ऐसे, ठीक है। तो फिर एक बार सुनना ध्यान से, I बराबर I नॉर 4I नॉर cos स्क्वायर 5/2। ये हम लोग रिजल्टेंट इन इंटेंसिटी निकालते हैं फॉर कोहेरेंट एंड यानी आइडेंटिकल फोर्स के लिए। आइडेंटिकल माने यू नो इंटेंसिटी I1 I2 इक्वल टू सेम, A1 A2 बराबर सेम। प्रश्न ये आएगा कि अगर मान लो दो लाइट सोर्स कोहेरेंट वो आइडेंटिकल है बट नॉट एनी कोहेरेंट, इफ ये 8वें नंबर में आप एडिशनल जोड़ लो, इफ एनी टू लाइट एनी सोर्सेस आर एनी identical but not in a coherent, that is incoherent। ये 8वां नंबर आपके नोट्स में नहीं होगा, इसको आगे बढ़ा लेना। और अगर दो यानी लाइट के सोर्स नहीं आइडेंटिकल है, मतलब I1 बराबर I2 है, A1 बराबर A2, लेकिन इनकोहेरेंट बोल रहे हैं। नॉट कोहेरेंट का मतलब ये हो गया फेज डिफरेंस जो था फाई एज चेंजिंग, बदल रहा है रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर फेज डिफरेंस बहुत यानी जल्दी जल्दी बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या होगा आप बता दीजिए। देन पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये भी क्या होगा, चेंजेस होगा, बदलेगा विद टाइम। पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, रैपिडली चेंजेस विद टाइम। तो ये आपने देखा हो पोजीशन का जो हमने फॉर्मूले तैयार किए थे वो फाई के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, पोजीशन एट ए पॉइंट। और अगर पोजीशन फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है फाई, और ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी क्या होगी बोलो, इंटेंसिटी आल्सो चेंजेस रैपिडली विद टाइम।
तो अगर नहीं इंटेंसिटी रैपिडली चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसका तर आप ये दे रहे हैं कि आपका जो जो फेज है वो अब कांस्टेंट नहीं रहा। पहले फेज कांस्टेंट था, पूरा यानी पूरी थ्योरी पढ़ा दी गई, बार बार एहसास करा रहे हैं टू लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, ये फेज डिफरेंट कांस्टेंट बना रहे हैं। पर्दे पर स्क्रीन पे जो पोजीशनें बन रही हैं वो बार बार अल्टरनेट मैनर में चेंज ना हो, रैपिडली चेंज होगा तो आप देख ही नहीं पाओगे। जहाँ डार्क था वहाँ ब्राइट बन गया, जहाँ ब्राइट था वहाँ डार्क, जब आप वहाँ गए अब डार्क को इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होगा कि हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आ रहा होगा। तो एक्चुअली क्या होगा, जब फेस चेंज होता है विद टाइम तो हम लोग फिर हमारी मजबूरी होती है, यानी फेस चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप? आपको क्या इंटरफेरेंस नज़र आएगा या यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आएगा, बताओ? तो आपको यानी पूरे पर्दे पर यानी एक जैसी लाइट नज़र आएगी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आएगा। इन दिस केस वी टेक द टाइम एवरेज, कौन सा बेटा एवरेज? टाइम एवरेज ऑफ द इंटेंसिटी। हम लोग इंटेंसिटी और टाइम एवरेज निकालेंगे, मतलब ये जो इंटेंसिटी निकाली हुई है इसका एवरेज निकालना शुरू करेंगे। एवरेज इंटेंसिटी आई एवरेज इक्वल टू 4 I0। एवरेज हम लोग तब निकालते जब वेरिएशन होता है और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होने लगा तो हम इंटेंसिटी का एवरेज निकालने लगे। एवरेज यानी जस्ट लाइक कांस्टेंट एवरेज है, उस अलावा वो इंटेंसिटी जो है वो ऐसी मान ली जाएगी, कांस्टेंट मान ली जाएगी। वही कैलकुलेट कर रहे हैं 4 I0। नाउ वी टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर cos स्क्वायर 5/2। आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। हमने बार लगा दिया, बार ये बंद कर दो डब्बे में, ये जरूर पढ़ेंगे हमें, कंपटीशन का सवाल हो गया, बोर्ड लेवल का सवाल नहीं है, हॉट प्रॉब्लम में हो गया। तो एवरेज निकालेंगे। अब आप बायोलॉजी वाले और मैथ वाले हम कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, आपको ये सीखना है इसका जो है cos स्क्वायर यानी एंगल थीटा या और साइन स्क्वायर एंगल थीटा का जो वैल्यू एवरेज वैल्यू आता है वो 1/2 आता है। ध्यान दें, एवरेज वैल्यू ऑफ यानी cos स्क्वायर 5/2 एवरेज, बार लगा दो बार, एवरेज वैल्यू ऑफ द cos स्क्वायर 5/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। ये हमने लिखा, ध्यान दें। तो अगर हम cos स्क्वायर यानी 5/2 एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो बताइए आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई एवरेज 4 यानी I0 इंटू यानी 1/2। बता दीजिए जो अभी पीक वैल्यू हमें मिल रहा था, पीक वैल्यू जो ब्राइट सेंट्रल ब्राइट के अलावा जितनी भी ब्राइट थी उनकी मैक्सिमम वैल्यू 4 I0 मिल रहा। अब जब हमने एवरेज कैलकुलेट किया, बहुत जल्दी जल्दी एक समय में एक स्थान पर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ब्राइट डार्क, ये मान लो ये है, यहाँ ब्राइट बना फिर डार्क बना फिर ब्राइट, को इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। या लाइट की इंटेंसिटी चेक करेंगे, वो एवरेज कॉन्स्टेंट वैल्यू जो निकल आ रही वो कुछ ना उसको आएगी, और वो आएगी क्या आएगी हमें? एवरेज वैल्यू 2 I0। तो ये हमने एवरेज निकाला फॉर आइडेंटिकल है एंड इन वारंट लाइट सोर्स, फॉर मी आइडेंटिकल एंड इन वारंट लाइट सोर्स में ये एवरेज वैल्यू 2 I0 आ रहा है। यानी आप समझ सकते हो दोनों यानी आइदर ऑफ द सोर्स उनका हम कर दो, यानी I0 मतलब समझ रहे, यानी आपको यानी लाइट मिलेगी, आपको पर्दे पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आएगा। आप पर्दे पर कहीं भी किसी भी पोजीशन पर हुई कांस्टेंट एनर्जी आपको मिलती रहेगी। और इसीलिए अगर स्क्रीन पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी देखना तो आपको इनकरेंट सोर्स में मिलेगी नहीं। तो इंटरफेरेंस यानी हमें दिखाई ही नहीं दिया, हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आया। दोनों लाइट की इंटेंसिटी हम I1 प्लस I2, I1 को भी मैक्सिमम I0 माना है, I2 को भी I0 माना है, और आइडियल यानी है लेकिन इनओवरेंट है जिसमें फेज डिफरेंट टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो उसमें जहाँ हम इफेक्टिवली इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं हर पॉइंट पूरे पर्दे पर, ये आपका रिजल्ट आ रहा है।
दिस इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फाई। हमने फाई का एवरेज वैल्यू ले लिया 2i0। तो आप बताइए ये इस समय ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा, या इंटरफेरेंस नज़र आएगा या स्क्रीन पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आएगा। तो इंटेंसिटी पर वो स्क्रीन पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आएगा। वी कैन नॉट सी द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एनर्जी, वी कैन नॉट सी द एनी ब्राइट एंड डार्क एनी फ्रिंजेस, वी सी ओनली द यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑन द एनी स्क्रीन। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हमें ग्राफ बनाना होता इंटेंसिटी वाला, तो कैसे बनाते बताइए। ये लीजिए, ये कहीं पर भी हो, ये आपका सीधा ग्राफ नहीं है, तो ये कांस्टेंट यानी ग्राफ बन रहा है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब क्या थी 2i0। और ये दिस इज द एनदर ग्राफ नहीं फॉर द आइडेंटिकल एंड इनकोहेरेंट लाइट सोर्स इंटेंसिटी वर्सेस वाई ग्राफ। आपका इंटेंसिटी यूनिफॉर्म आ रहा है, पहले पीक बना के दिखाई हमने, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दे रहा है फॉर द कांस्टेंट इंटेंसिटी i0। और ये और बना लीजिए, ठीक है। जाते जाते हम आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिए दे रहे हैं, सिंपल न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षाओं में कैसे आते हैं, सीधे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रॉब्लम आती हैं। और लीजिए एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, वो सिंपल सपाट प्रश्न है, लिखिए सैम्पल प्रॉब्लम। और ये आप हमारा लेक्चर देख के ये हमें दिखा देना, वो हम समझ लेंगे आपने क्लास को बहुत ध्यान से सुना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू पैरेलल slits are made 1 millimeter apart, and a screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue dash any green light of wavelength 500 nanometer is used? नोट कर लीजिए, पढ़िए। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 पैरेलल स्लिट हैं जिनका यानी सेपरेशन 1 मिलीमीटर है। आपको प्रश्न पढ़ने के बाद ये सीखना होगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या सिंगल स्लिट। अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस होगा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, जो इस अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डबल स्लिट है यानी इंटरफेरेंस का सवाल है। देखो यहाँ पे 2 जो पैरेलल स्लिट है, 2 पैरेलल स्लिट इन मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, वो ऐसे रखा गया पैरेलल में, उनके बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर है, वो ये स्मॉल डी है। और पहले यही बहुत बड़ी बात है, स्मॉल डी और कैपिटल डी पता लगा 1 mm 1 मिलीमीटर। इसको तुरंत यहाँ कन्वर्ट कर लो SI में। स्क्रीन को हमने रखा हुआ है 1 मीटर दूरी पर स्लिट से, कैपिटल डी 1 मीटर है।
और आपसे क्या उम्मीद करना या व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन। अब आधे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे फ्रिंज सेपरेशन क्या होता है बताइए। और ये हम क्लू आपको दे रहे हैं। फ्रिंज सेपरेशन का मतलब हो गया फ्रिंज ए विड्थ निकालनी है। फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंजो ए बीच सेपरेशन, एक फ्रिंज के बाद दूसरी फ्रिंज, फ्रिंज सेपरेशन दैट इज फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और लैम्डा लिखा हुआ, लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर। इस लैम्डा को भी आप कन्वर्ट कर लो 500 इंटू 10 रेट और -9 मीटर। इसमें और कम कर लो 5 इंटू 10 रेट और -7 मीटर। ये हमें मिला। स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, लैम्डा भी दे रखा है और आपको बीटा निकालना है। वाई डी ऐसी का सवाल है ना। ये आपको होमवर्क करना, बस इतना हम आपको बता दें। बीटा फार्मूला आप अपना देख लेना। बीटा जब आप निकालें तो इसका भी ऑर्डर जो है, ये जो आप आंसर लिखेंगे ध्यान रखना, इसका भी ऑर्डर कोशिश करें एमएम में आ जाए, मिलीमीटर में। तो पहले जो भी आएगा वो एमएम में कन्वर्ट कर लेना। और ये हमारा होमवर्क है, इसे आपको करके दिखाना है, आंसर बताना हमें, है ना। कॉपी में कर लेना, फोटो में भेज देना। थैंक यू।